एम आई ऑडिबल टू यू? अब फिक्स हो गया होगा ये इशू, है ना? थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी। यार ये गड़बड़ हो जाती है। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। तो हम आज जो है यूजीसी नेट के लिए हम जो है अपना ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर आज मैं कॉन्स्टिट्यूशन के को स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए हम लोग 100 कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, लेकिन 100 कॉन्सेप्ट हम एक दिन में पढ़ लें वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं एक दिन में कवर अप करती हूँ इसका मतलब ये है कि मैं बहुत चीज़ों को स्किप करके आपको पढ़ाऊँगी। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। मेरी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि मैं आपको क्विक रिवाइज कराऊँ, कॉन्सेप्ट सारे बताऊँ, लेकिन इतना हैपहैज़र्ड वे में नहीं पढ़ाऊँ कि कुछ समझ में नहीं आए। अगर आप मेरे साथ बैठे हुए हो, चाहे 1 घंटा हो 2 घंटा हो, तो एटलीस्ट वो आपके वर्थ वाइल हो। तो यहाँ पर आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगी कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना इम्पॉर्टेंट है यूजीसी को के एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि अगर आप पीछे का डेटा देखोगे, अगर मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, ये देखिए, अगर हम ये देखें स्क्रीन अगर आपको दिख रही है, तो आप ये देखो कि 2025 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऑलमोस्ट 26 क्वेश्चंस जो हैं 26 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं। अब आप ये देखो 100 में से अगर 26 क्वेश्चन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के ही आ रहे हैं, तो फिर ये कितना मेजर पोर्शन को कवर अप करता है। तो हमको कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से कवर अप करना होगा। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट ऑफ यूजीसी लॉ। एक टाइम ज़्यादा नहीं है हमारे पास, क्योंकि कोर्स बहुत ज़्यादा है लॉ में, लेकिन हम क्विक रिवाइज करेंगे। और मैं ऐसे करके चलूँगी कि भाई मैं सब कुछ कवर अप भी करूँ। आपके टाइम वेस्ट करने का मेरा कोई मोटो नहीं है। अगर मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ तो मैं अपने लिए भी वर्थ वाइल बनाना चाहती हूँ और आपके लिए भी वर्थ वाइल बनाना चाहती हूँ। अगर आप इन सेशंस को किसी पर्टिकुलर वे में रन करवाना चाहते हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में या फिर मुझे डायरेक्टली मैसेज करके आप बता सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी बता सकते हो। तो हम उस तरीके से कर लेंगे। फिलहाल मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि हम पहले कॉन्स्टिट्यूशन के सारे इंपॉर्टेंट एरियाज़ को कवर अप करेंगे, उसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट को कवर अप करेंगे, थोड़ा क्विक वे में लेकिन अच्छे से। ओह थैंक यू सो मच। आपने जब से मेरे वीडियोस देखे हैं तब से आपको लगता है मेरे साथ ही आपको प्रिपरेशन करनी है। थैंक यू सो मच। चलो अब हम लोग जो है सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मैं आपके वीडियोस जो आपके चैट्स जो हैं थोड़ा सा मैं अपने नियरेस्ट वे में ओपन कर लेती हूँ, तो दैट विल रिमेन अ बिट ईजी फॉर मी टू लुक योर मैसेजेस। जस्ट अ सेकेंड। हाँ यस, अब आपके मैसेजेस मेरे पास काफ़ी क्लोज में हैं तो मैं देख पाऊंगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्विक। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा जो, पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ। देखो ये आप टेबल देखो। सबसे पहले तो अगर हम टोटल टिल 2024 तक देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन से प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी से 132 क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज तक। फिर उससे नीचे वाला जो टॉपिक है दैट इज 66 क्वेश्चन आए हैं यूनियन स्टेट लेजिस्लेचर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है जुडिशियल रिव्यू। यहाँ से देखिए टिल 2024 46 क्वेश्चन है। मैंने 25 के अलग से लिखे हैं ताकि आपको टोटल 26 क्वेश्चन एरिया से पता चले, ठीक है। फिर हमारा फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये 34। आप ये देखो कि कॉन्स्टिट्यूशन हर साल कितना मेजर रोल प्ले करता है, तो हम इस सब्जेक्ट को स्किप नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले उठाया है। और इसके हम सारे इंपॉर्टेंट एरियाज जो हैं कवर अप करेंगे। 100 कॉन्सेप्ट में अराउंड मैं आपको 250 प्लस केस लॉज बता दूंगी यहीं पर, ठीक है। और आपकी लिस्ट रेडी हो जाएगी लास्ट में केस लॉज की और कॉन्सेप्ट्स की भी। फिर देखो ये 31 आए हैं, 22 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, ऑल ओवर 376 क्वेश्चन आए कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर हम 2025 में देखें तो मैंने आपको बताया ये ऑल टुगेदर 26 क्वेश्चन आए हैं। तो आप, मैंने यहाँ पर लगा रखा है कि प्रायोरिटी बेसिस पे कौन से, एटलीस्ट ये जो है प्रायोरिटी बेसिस पर हैं आपके टॉप 4, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स,
फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, यूनियन स्टेट लेजिस्लेचर वाला, जुडिशियल रिव्यू वाला, नेचुरल प्रिंसिपल वाला, एंड देन जुडिशरी में आपका आ जाता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, ये सारे एरियाज को हम बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे विद द केस लॉज। अब हम लोग टॉपिक पर आ जाते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, स्टैट्स बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूजीसी के एग्जाम के लिए। चलिए, अब ये मैंने एक लिस्ट भी बना दी है यहाँ पर कि ये टॉपिक्स को आप स्किप नहीं कर सकते। डू नॉट स्किप दीज टॉपिक्स, इनके केस लॉज, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो डायरेक्टली एकदम से नहीं आते हैं यार, उसमें वो लोग बहुत सारे ऑप्शन देके कोड्स पूछ लेते हैं और केस लॉज की क्रोनोलॉजी ऑर्डर भी पूछ लेते हैं, तो आपको बहुत ही डिटेल में पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, अब सबसे पहले हम लोग पहला ही टॉपिक लेंगे, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी एंड डीपीएसपी। आप लोग एक काम करिए, अपने साथ एक नोटबुक लेके रखिए। ठीक है, मैं यहाँ पढ़ाने के लिए आई हूँ, आप लोग को एंटरटेन करने के लिए बिल्कुल नहीं आई हूँ मैं यहाँ पे। मैं आपको बता दूँ, मुझे करना भी नहीं आता है, मुझे क्लासेस में पढ़ाना ही आता है, तो मैं यहाँ आप लोगों को पढ़ाने आई हूँ। अगर आप वाकई में पढ़ना चाहते हो तो एक कॉपी रख लो अपने पास और जो भी पॉइंट आपको रेलेवेंट लगते हैं उसको लिखते हुए चलना। और अब हम लोग जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, हम लोग स्टार्ट करें, वी आर स्टार्टिंग विद द प्रियम्बल। सबसे पहला सवाल ये आता है कि प्रियम्बल का पर्पस क्या है, हमने प्रियम्बल को क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करके रखा है, वाई प्रियम्बल इज देयर, उसका क्या पर्पस है। अगर आप प्रियम्बल पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको जो सबसे पहला वर्ड मिलेगा वो मिलेगा वी द पीपल ऑफ इंडिया। इस वर्ड से क्या रिलेवेंस है, अगर आप मुझे चलो चैट में मुझे बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है, किसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, जल्दी से फटाफट मुझे चैट्स में बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है। 10 सेकेंड्स का मैं टाइम दे रही हूँ, किसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फटाफट बताओ चैट्स में। सबसे पहली लाइन है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो हम ही ने बनाया है, इट इज अस हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है तो क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हो गए, क्योंकि जब कोई चीज़ हमने बनाई है तो फिर हम उसके ऊपर हो जाएंगे, तो क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप प्रियम्बल पढ़ोगे तो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है वी हेयर बाय एडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने क्या किया, हमने वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया और फिर हमने उसको अडॉप्ट कर लिया, यानी कि अब कॉन्स्टिट्यूशन हमें गवर्न करता है। पहले हमने बनाया, अब फिर हमने उसको अडॉप्ट कर लिया, यानी कि अब कॉन्स्टिट्यूशन हमें गवर्न करता है, हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, हम कॉन्स्टिट्यूशन से सुप्रीम बिल्कुल भी नहीं है। अब वी द पीपल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में, तो क्या उस टाइम की जो भी पॉपुलेशन थी, फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग कोई भी एक नंबर लेके चलते, 20 करोड़ की आबादी थी, ठीक है, 100 करोड़ की आबादी थी चलो उस टाइम पर, तो क्या 100 करोड़ लोगों ने मिलकर, वी द पीपल ऑफ इंडिया 100 करोड़ लोगों ने मिलकर क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, नहीं। उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, 296 मेंबर्स थे, वो मेंबर्स वो थे जो जैसे आज के टाइम पर हम एमपीज़ को, एमएलएज़ को अपॉइंट इलेक्ट करते हैं ना, तो वो कुछ नंबर ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो अपने कुछ नंबर ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एंड दिस इज हाउ ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ दिस कंट्री कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था अराउंड 2 साल लगे थे बनने में कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके बाद उसे करीब 6 महीने के लिए ओपन भी छोड़ दिया था, ठीक है, हमने उसको ओपन छोड़ दिया था कि अगर किसी को इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ सजेशन देने हैं जनरल पब्लिक के लिए, तो वो आके दे सकते हैं। तो उस जो भी टेन्योर था उस टाइम पर लोगों ने अपने अपने रिकमेंडेशंस वगैरह दिए थे, और दिस इज हाउ वी कैन से दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब ने मिलकर क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। तो चलो पहला सवाल तो हमें प्रियम्बल से ही मिल गया कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। सुप्रीम कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ है, क्योंकि हमने उसको अडॉप्ट कर लिया। दूसरा काम क्या है प्रियम्बल का, प्रियम्बल ऐसा नहीं है कि प्रियम्बल को हम कोर्ट में कहीं पर जाके एनफोर्स कराते हैं कि भाई ये गलत है, हमारा ये मेरा ये राइट वायलेट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। प्रियम्बल सिर्फ और सिर्फ हमको ऑब्जेक्टिव देता है, हमको फिलॉसफी देता है। देखो
आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ बैठ के आप लाइव सेशन में बैठ के आप मुझसे क्लासेस ले रहे हो अभी। अब फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास सिर्फ एक ही वे है मेरे से कम्युनिकेट करने का, दैट इज चैट। नाउ लेट्स सपोज इस चैट सेक्शन में आप कोई भी एक स्टूडेंट जो है कुछ उल्टे सीधे मैसेजेस भेज रहा है चैट में, बाकी बच्चों को भी नहीं पढ़ने दे रहा है, ठीक है, किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस एलिमेंट क्रिएट कर रहा है कि मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, बाकी के बच्चे भी चैट सेक्शन में की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। नाउ द पॉइंट अराइजेस कि ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने क्या आपको कोई रूल्स बताए थे इस तरीके की चैट सेक्शन में ये सब नहीं हो सकता? नहीं, मैंने ऐसा नहीं बताया था, लेकिन दिस इज अ प्रिंसिपल, दिस इज अ पॉलिसी, दिस इज अ रूल विच इज इन इटसेल्फ इम्प्लाइड है कि वो एग्जिस्ट करता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कहीं लिखी नहीं होती हैं लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट करती हैं। तो सिमिलरली जब भी कोई सोसाइटी होती है तो उस सोसाइटी में क्या होता है, कुछ सेट प्रिंसिपल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, हम कहीं से बोरो नहीं करते हैं। आप कहोगे हमने कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जगहों से बोरो किया है, हमने बोरो कुछ नहीं किया है, क्योंकि वो जो सेट ऑफ रूल्स थे वो हमारी सोसाइटी के लिए फिट सूटेड थे, इसलिए हमने उनको अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। तो जैसे अतिथि देवो भव, ये हमारे देश का क्या है, एक प्रिंसिपल है कि हमारे देश में अगर कोई भी मतलब कोई भी गेस्ट आता है तो हमारे लिए वो भगवान समान होता है, बट दिस इज अ प्रिंसिपल, दिस इज नॉट अ रूल। द वेरी प्रिंसिपल एग्जिस्ट विद इन द सोसाइटी इटसेल्फ, कहीं बाहर से नहीं आया है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो सोसाइटी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, और इन प्रिंसिपल्स के बेसिस पर हम क्या करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। जैसे कि किसी भी क्लासरूम का एक डेकोरम होता है, अगर कोई ऑफलाइन क्लास चल रही है तो बीच में बैठ के स्टूडेंट्स फ़ोन पे बात करने लग जाएं, या फिर आपस में चिट चैट कर रहे हैं, टीचर डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, आसपास के बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये कोई यहाँ कोई रूल नहीं लिखा है, बोर्ड पर नहीं लिखा है कहीं पर भी कि यहाँ पर बात करना मना है, यहाँ पे फ़ोन उठाना मना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी द वेरी प्रिंसिपल लाइज एग्जिस्ट करता है। अगर किसी बच्चे का फ़ोन आता है बीच में तो इफ़ इट इज़ अर्जेंट तो वो बाहर जाके बात कर ले, यहाँ बैठ के फ़ोन पे बात नहीं करेगा, या फिर एकदम ही साइलेंटली बोल दे कि भाई फ़ोन कर दो, आई एम इन अ क्लास। तो दिस इज़ अ वेरी प्रिंसिपल विच इज़ एग्जिस्ट विद इन द सोसाइटी, ठीक है। ऐसे प्रिंसिपल्स जो है वो हमको कौन देता है, वो हमें प्रियम्बल देता है। समझ में आया, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल्स क्या हैं? सबसे पहले हमने ये देखा कि भाई हम हमारा देश कैसे बनाना चाहते हैं। आप ये सोचो कि आप 1950 में हो और देश हमारा अभी क्या है, आज़ाद अभी अभी हुआ है, और हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, फाइन। अब हम अपने देश को कैसा बनाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें अपना देश बनाना है ना, लूट के तो ले गए ब्रिटिशर्स, तो हमें अपना देश बनाना है। कैसा बनाना है? हमें अपना देश सोवरेन सेक्युलर, हमें अपना देश सोवरेन सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना है। सोवरेन मतलब कि भाई हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे, हम हमारे डिसीजंस खुद लेंगे, कोई भी हमें डिसीज़न हमें बताएगा नहीं कि हमें कैसे करना है। जैसे कि अभी अगर हम रिसेंटली देखें तो ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था तो मीडिया में ये था कि ट्रंप ने जो है इस ऑपरेशन सिंदूर को रुकवा दिया। तो हमारी अगर ऐसा हुआ है तो हमारे देश की सोवरिटी क्या हुई है, हैम्पर हुई है, क्योंकि हम हमारे डिसीजंस खुद लेते हैं, बाहर वाला आके हमें नहीं बताएगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। कोरोना आया था तो कोरोना के टाइम पर हमें हमारे देश में उस आपदा को कैसे डील करना है वो हमने खुद डिसाइड किया था। कैसे क्वारंटाइन करना है, किस तरीके से मेडिकल चीज़ों को अवेलेबल कराना है, कैसे लॉकडाउन लगाना है, एवरीथिंग, एवरी डिसीजन टेकन बाय अस ओनली। चाइना ने आके हमें नहीं बताया, यूएस ने आके हमें नहीं बताया, अदर कोई कंट्री ने हमें आके नहीं बताया। दिस इज व्हाट इज सेड टू बी सोवरिटी। हमने ये से पहला सबसे बड़ा और पहला संकल्प लिया था। क्यों? क्योंकि हम बहुत सालों तक क्या कर रहे थे, गुलामी करते हुए आ रहे थे, तो हमें अब गुलामी नहीं करनी थी। फिर देखिए सोशलिस्ट, सोशलिस्ट मतलब एगैलिटेरियन सोसाइटी, यानी कि हम हमारे देश को एक वेलफेयर सोसाइटी बनाएंगे, सबके पास अपॉर्चुनिटीज़ हो, एम्प्लॉयमेंट हो, एजुकेशन हो और सब अच्छे से रहे। दिस इज व्हाट इज सेड टू बी अ सोशलिस्ट। सेक्युलर, सेक्युलर मतलब तो आप लोग को पता है कि सभी धर्म जो हैं वो समान हैं, हमें सबका आदर करना चाहिए, सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए। मेरे लिए अगर मेरा रिलीजन इंपॉर्टेंट है तो भाई दूसरे का रिलीजन भी इंपॉर्टेंट है, और मैं अगर अपने लिए रिस्पेक्ट करती हूँ तो मुझे सामने वाले के रिलीजन के लिए भी रिस्पेक्ट करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। दिस इज व्हाट इज सेड टू बी अ सेक्युलर। दूसरा इसका मीनिंग ये भी होता है कि स्टेट का कोई सेक्युलर नहीं, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता है, मतलब कि जो हमारी स्टेट है उसके लिए कोई धर्म वगैरह कुछ नहीं है, नथिंग। उसका कोई दो मीनिंग है। सेक्युलर मतलब सब
सब धर्म समान है। दूसरा मीनिंग ये हो गया कि स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं होता है। फिर डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारा जो भी हेड होगा उसे हम चुनेंगे, वो हम चुनेंगे, हमसे ही होगा और हमारे से होगा, ठीक है। बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, ठीक है। हम में से होगा, हमसे होगा और हमारे लिए होगा। तो प्रधानमंत्री जो है वो हम में से ही हैं, हमसे हैं, हमने उन्हें इलेक्ट किया है और हमारे लिए ही वो काम करता है। तो जो भी गवर्नमेंट है, इट्स नॉट अबाउट प्राइम मिनिस्टर, जो भी गवर्नमेंट है, दिस इज व्हाट इज सेड टू बी अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मतलब कि हमारे कोई भाई हेरिडिटरी मोनार्क नहीं होगा, मतलब किंगडम नहीं है कि वो मरा तो उसका बच्चा अब हेड बन जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट इलेक्टेड पर्सन होता है, हम उसको इलेक्ट करते हैं। नो मैटर हम डायरेक्टली नहीं करते हैं बट हम इनडायरेक्टली करते हैं, ठीक है। कहीं पर भी आप लोगों को अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताते हुए चलना, ठीक है। तो ये हमने क्या लिए, ये हमने संकल्प लिए कि भाई हमारा देश हम ऐसा बनाएंगे। पर ऐसा हम कैसे बनाएंगे, हाउ? बाय रीचिंग द जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। हम इसको प्रमोट करेंगे हर सिटीजन में। क्या? जस्टिस। जस्टिस का मीनिंग क्या होता है? अगर हम जस्टिस का मीनिंग देखें तो भाई अपने आप में बहुत बड़ा और वेग टर्म है, इसको एक्सप्लेन करना बाय वर्ड्स पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसके देखो जस्टिस, अगर आप प्रियम्बल देखो ना, आगे 2-3 वर्ड्स और मिलेंगे जस्टिस, जैसे पॉलिटिकल जस्टिस हो गया, इकोनॉमिक जस्टिस हो गया, ठीक है। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब कि भाई सबके पास राइट होगा कि वो वोट कर सकता है, सबके पास जो है मौका होना चाहिए कि वो इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। दिस इज़ अ पॉलिटिकल जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस कि भाई सबके पास समान अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो, दिस इज़ व्हाट इज सेड टू बी अ जस्टिस। फिर देखिए लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, स्पीच, एक्सप्रेशन, ये लिबर्टी दे रखी है। लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब ये नहीं, लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। मेरे पास आज़ादी है कि मैं ये, देखो राइट ऑलवेज कम्स विद अ ड्यूटी बट लिबर्टी नेवर कम्स विद अ ड्यूटी। राइट के साथ हमेशा ड्यूटी लगा हुआ होगा लेकिन लिबर्टी के साथ कभी ड्यूटी नहीं होता। लिबर्टी है थॉट्स, लिबर्टी ऑफ थॉट्स। आप एक बार सोचो, अगर आपके दिमाग को बंद कर दिया जाए और आपसे कहा कि आप सोच नहीं सकते हो। कई घरों में ऐसा होता है, माहौल बड़ा ही स्ट्रिक्ट होता है, मतलब पापा बोलते हैं कि तुम्हें जो करना है तुम करो, ठीक है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो फिर वो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाते हैं। घर से कदम बाहर रखा तो देख लेना 10 बजे के बाद घर में घुसे तो घर में घुसने नहीं देंगे, या मुझे फलाना कोर्स करना है ना, बेकार है, जो मैं कह रहा हूँ वही करना है। तो वहाँ पे लिबर्टी ऑफ थॉट्स है क्या? नहीं है। लेकिन यहाँ हमें कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल कहता है कि हमारे पास लिबर्टी ऑफ थॉट्स है, और वेरी थॉट्स मेक्स अस ह्यूमन। सोचने की, समझने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ इंसान को दी गई है। अगर उसको ये लिबर्टी ना दी जाए तो फिर वो इंसान इंसान ही नहीं रहेगा। सोचो, एक बंद कमरे में आपको कैद कर दिया है और फिर कहा जाए कि अब आप सोच समझ नहीं सकते हो, तो सोचो क्या होगा, है ना। तो लिबर्टी ऑफ थॉट्स हमको जो है वो दी गई है। मुझे आप बताओ यहाँ तक आपको समझ में आया? अगर समझ में आया पुट अ थम्स अप प्लीज, जल्दी से। थम्स अप, समझ में आ गया? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। फिर इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑलवेज कम्स इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एजुकेशन। सबके पास मौका होना चाहिए कि उन्हें पढ़ने लिखने का मौका मिले। अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ जॉब, मतलब भाई सबके पास मौका होना चाहिए कि उनके पास एम्प्लॉयमेंट हो, जो वो डिजर्व करते हैं एटलीस्ट उसके लिए उनके पास क्या होनी चाहिए? नौकरी और कमाने का साधन होना चाहिए। दिस इज व्हाट इज सेड टू बी अ इक्वालिटी। फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड, भाईचारा। हम लोग बहुत डाइवर्सिफाइड है, हमारे कल्चर्स बहुत डाइवर्सिफाइड है, सेवरल लैंग्वेजेस हम यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम सब साथ में रहें, और यही ब्रदरहुड हमारा क्या है? एक वे है। तो हमने ये प्रण लिए, इनको हम अचीव कैसे करेंगे? बाय प्रमोटिंग दीज थिंग्स टू ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया। और फिर अल्टीमेटली यूनिटी, इंटीग्रिटी,
वो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया का मतलब क्या है कि भाई हम सब यूनाइटेड हैं, भारत में, इंडिया में सब कोई जुड़ तो सकता है लेकिन जुड़ने के बाद टूट नहीं सकता है, बाहर नहीं जा सकता है। जैसे अगर आप देखो बहुत सारे सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलते रहते हैं, पंजाब में चल रहे हैं, खालिस्तानी चला रहे हैं, आप उधर देखिए नॉर्थ ईस्ट में देखिए वहाँ पे भी चल रहे हैं, मणिपुर में चल रहे हैं सेपरेटिस्ट, लेकिन सेपरेट होना इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, जुड़ना इज कॉन्स्टिट्यूशनल, बाहर निकलना इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, किसी भी तरीके का सेपरेटिस्ट मूवमेंट नहीं चल सकता, दैट इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, फाइन। तो दिस इज व्हाट इज, मैंने आपको प्रियम्बल समझाया है कि क्या होता है। प्रियम्बल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं वो ये हैं। सबसे पहले तो आप देखो रे बेरुबारी। रे बेरुबारी का क्या था, रे बेरुबारी। रे बेरुबारी में ये हुआ कि भाई ये बताओ कि प्रियम्बल क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो यहाँ पे इस केस में कोर्ट ने कहा कि भाई प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर यही बात जो है क्लियर करी गई केशवानंदा भारती केस में। केशवानंदा भारती केस में ये कहा गया कि भाई प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। यहाँ से दो सवाल उठते हैं कि अगर प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो क्या इफेक्ट पड़ता है, और अगर नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब अगर ये कह रहे हैं कि नहीं है, ये कहते हैं, होने और ना होने से रेलेवेंस क्या है। देखो, अगर प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है तो फिर हम प्रियम्बल को अमेंड नहीं कर सकते हैं। हमने प्रियम्बल में भी अमेंडमेंट्स करे हुए हैं। 42nd अमेंडमेंट से हमने सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया था, सेक्युलर वर्ड ऐड किया था, यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया ऐड किया था। तो फिर हम वो कैसे करेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट के प्रोविजन दिए हुए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के दिए गए। अब अगर प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं होगा तो फिर प्रियम्बल को हम अमेंड कैसे करेंगे, पहली ये दिक्कत आ जाती। इसलिए प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाना ज़रूरी है टू अमेंड द प्रियम्बल। दूसरा कि मैंने आपको बताया कि प्रियम्बल हमको क्या दे रहा है, फिलॉसफीज दे रहा है, हमको प्रिंसिपल दे रहा है। बिना प्रिंसिपल के रूल्स कैसे होंगे। आप ये सोचो कि घर बना लो बिना नींव के, बिना नींव के घर कैसे बन जाएगा। नींव होगी जभी तो ऊपर घर बनेगा ना, राइट। उसी तरह से प्रियम्बल होगा तभी तो ऊपर के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे। तो जो प्रियम्बल हैं दे आर रूट्स, और रूट्स को आप ऊपर की चीज़ों से अलग नहीं कर सकते हो। पेड़ को अगर एक बड़ा सा ट्री है तो उसकी रूट से आप पेड़ को अलग नहीं कर सकते हो कि पेड़ को उठाया कहीं और रख दिया और रूट्स वहीं के वहीं रह गए, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो प्रिंसिपल्स बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे होंगे। तो ये प्रिंसिपल होंगे तभी तो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे ना, तो हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। एंड ऑन दिस बेसिस, ऑन दिस रीजनिंग, केशवानंदा भारती केस में कोर्ट ने कहा कि भाई प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फाइन। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रियम्बल, इतना ही जानना आपके लिए रेलिवेंट है। केसेस के आप ईयर ज़रूर याद रखेंगे, रे बेरुबारी 1960 और केशवानंदा भारती केस 1973, ठीक है। SR बोमाई केस में क्या कहा गया, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी इन प्रियम्बल आर बेसिक स्ट्रक्चर फीचर, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कहा, क्योंकि सेक्युलर वर्ड हमने जो है बाद में ऐड किया था, तो उसको चैलेंज किया गया था, तो भाई उन्होंने कहा कि नहीं, ये अगर लिख दिया है हमने, नहीं भी थे तो भी ये बेसिक प्रिंसिपल हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, और जो है ये एक्सप्रेसली लिख दिए हैं तो कोई बात नहीं है, नहीं भी होते तो भी वो करते हैं। तो दिस इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये डॉक्ट्राइन हम केशवानंदा भारती जब पढ़ेंगे तब मैं आपको समझा दूंगी। अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अक्सर सुना होगा फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो स्टेट के अगेंस्ट में अवेलेबल है, ठीक है। नो द पॉइंट इज कि स्टेट के अगेंस्ट में क्यों अवेलेबल है ना। किसको अवेलेबल है, सिटीजन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सिटीजन्स को अवेलेबल है। कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो नॉन सिटीजन्स को भी, एनी पर्सन को भी अवेलेबल है, मतलब कि कोई फॉरेनर अगर हमारे देश में आता है तो उसको भी अवेलेबल है, लेकिन वो कुछ ही है, सारे नहीं है, ठीक है। तो सिटीजन्स को अवेलेबल है, किसके अगेंस्ट में अवेलेबल है, स्टेट के अगेंस्ट में अवेलेबल है। अगर मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो ऐसा नहीं है कि आम जनता, चलते फिरते आदमी ने मुझे बोला कि मुंह बंद रखो अपना तो मैं कह दूं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, नो, वो नहीं होगा, क्योंकि जनरल पब्लिक के अगेंस्ट में नहीं होते हैं फंडामेंटल राइट, हमेशा स्टेट के अगेंस्ट में आते हैं। सबसे पहला सवाल ये आता है कि स्टेट के अगेंस्ट में क्यों, वाई। स्टेट के अगेंस्ट में फंडामेंटल राइट इसलिए होते हैं क्योंकि भैया हमने ही तो सरकार बनाई थी, वी द पीपल ऑफ इंडिया,
हम डेमोक्रेसी है ना, हमने अपनी सरकार बनाई, हमारी सरकार जाके लोकसभा में बैठी है, राज्यसभा में बैठी है और वो हमें रिप्रेजेंट कर रही है, हम में से है, हमने चुना है और हमारे लिए वो काम कर रही है। तो हमने जब इतना बड़ा कारोबार उसको दे दिया, इतनी सारी वाइड पावर्स उसको दे दी हैं, तो कुछ हमने अपने पास रिटेन कर ली। भाई तुम सब कुछ करो हमारे लिए, लेकिन हमारी इन सारी चीज़ों को आप वॉयलेट नहीं करोगे, इन्फ्रिंज नहीं करोगे, ठीक है। इसलिए फंडामेंटल राइट स्टेट के अगेंस्ट में। इसलिए ये समझना भी ज़रूरी है कि स्टेट क्या है। अगर आप सिंपल समझोगे तो स्टेट में आपके पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस आ जाएंगे, और लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाएगी, ठीक है, जो स्टेट की होती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो वो भी आ जाएगी। तो इन शॉर्ट पार्लियामेंट आ गया, स्टेट लेजिस्लेचर आ गया, लोकल अथॉरिटीज़ आ गई और अदर अथॉरिटीज़ आ गई। अब अदर अथॉरिटीज़ जो है ना, दिस इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म, उसको मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। देखो क्या हुआ, पहले तो जब देश हमारा आज़ाद ही हुआ था और कॉन्स्टिट्यूशन आया ही था, तब क्या था कि सरकार जो है वो बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकती थी, है ना। तो उसने क्या किया कि बहुत सारी चीज़ों को देना शुरू किया। जैसे मान लो रेलवे हो गया, तो रेलवे क्या करता है, रेलवे क्या है, सरकार का है ना। तो रेलवे में अगर मान लीजिए कि किसी ने किसी का राइट, फंडामेंटल राइट वॉयलेट किया, तो वो स्टेट कहलाएगा, आप ऐसे समझो, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि हम वेलफेयर सोसाइटी बने। तो पहले तो सरकार ने सब चीज़ें रखी अपने पास कि मैं ये भी करूँगा, वो भी करूँगा, वो भी करूँगा, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि प्राइवेटाइजेशन होने लग गया, ठीक है। जैसे कि अब सारी चीज़ें जो हैं सरकार, अब बहुत सारी ट्रेन्स हैं जो प्राइवेट में चल रही हैं, प्राइवेट ट्रेन चल रही हैं, उनका किराया ज़्यादा है। तो देखो बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जो सरकार करती है। अब सरकार कर रही है और जनरल पब्लिक के लिए कर रही है, तो फिर वो स्टेट कहलाई जानी चाहिए। लेकिन ये जो है ना बहुत लंबा, इसमें तो बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं आपके लिए। सबसे पहला आता है आरएसईबी वर्सेस मोहनलाल, यानी कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। यहाँ पर इन्होंने बड़ा ही, ये बहुत लीडिंग केस है, इसको स्टार मार्क कर लेना, दिस इज़ अ लीडिंग केस। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि भाई अदर अथॉरिटी वो हुई कि अगर स्टेट वो हुआ कि अगर मान लीजिए कि हमने किसी स्टैट्यूट के थ्रू किसी अथॉरिटी को बनाया, अगर जैसे मान लो आप रेंट ट्रिब्यूनल पढ़ते, रेंट कंट्रोल एक्ट पढ़ते हो, तो वहाँ पे रेंट ट्रिब्यूनल का इस्टेब्लिशमेंट है ना, तो वो रेंट ट्रिब्यूनल क्या हुई, एक स्टैट्यूट में बनी है। तो आरएसईबी केस में ये कहा गया कि अगर कोई अथॉरिटी किसी स्टैट्यूट में बनी है तो फिर वो क्या है, स्टेट है। तो यहाँ पे ये था क्या, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड स्टेट है या नहीं। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक्ट के अंदर राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो क्रिएट किया गया था। वो किसके लिए काम कर रहा है, जनरल पब्लिक के लिए कर रहा है। उसका जो डिसीजन है वो क्या है, वो बाइंडिंग है। अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कहता है कि तुम्हें इतनी पेनल्टी लगी है तो भाई वो अबाइड करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो वो पेनल्टी लगा देगा। तो इन्होंने कहा अगर इस तरीके का फंक्शन कोई अथॉरिटी करती है तो दैट अथॉरिटी विल सेट टू बी अ स्टेट। अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट वॉयलेट करेगी तो वो जाके कोर्ट में इन्फोर्स उसको करवा सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पार्लियामेंट नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, लेकिन वो क्या है, अदर अथॉरिटी में आता है, तो फिर वो क्या हो गया, वो भी स्टेट कहलाएगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इसकी जो डेफिनेशन है वो चेंज हुई। फिर आता है सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम। यहाँ पर इन्होंने तीन ऐसी ओएनजीसी, एलआईसी, आईएफसी, इन तीन ऑर्गेनाइजेशन को कहा कि ये भी क्या है, स्टेट है। क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओएनजीसी कौन से केस में स्टेट हेल्ड करी गई थी, एलआईसी कौन से केस में स्टेट हेल्ड करी गई थी, तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर इसका जो लीडिंग केस है वो है प्रदीप कुमार बिस्वास वर्सेस आईसी भी। यहाँ पर इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, हम अभी अब आप ये देखो कि ये आरएसईबी 1967 का केस है और यहाँ हम आ गए 2002 पर ये प्रदीप कुमार बिस्वास केस पर। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा है कि हम अभी तक ये देखते हुए आ रहे हैं कि कोई बॉडी कैसे क्रिएट हुई है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बॉडी जैसे क्रिएट हुई है वो स्टेट ही हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई बॉडी किसी स्टैट्यूट में क्रिएट नहीं करी गई, लेकिन फिर भी उसका फंक्शन, उसका कंट्रोल वो सरकार का ही है। मतलब वो जो फंक्शन कर रही है वो जनरल पब्लिक के लिए कर रही है और उस पर कंट्रोल भी सरकार का ही है। तो ऐसी अथॉरिटी नो मैटर वो किसी स्टैट्यूट में नहीं क्रिएट करी गई है, बट स्टिल क्योंकि वो जनरल गवर्नमेंट का काम कर रही हैं तो फिर वो भी क्या कहलाई जानी चाहिए, स्टेट कहलाई जानी चाहिए। तो प्रदीप कुमार बिस्वास ने क्या किया,
इस केस में डेफिनेशन को थोड़ा चेंज किया गया। इन्होंने कहा कि जो बॉडी क्रिएट कैसे हो रही है ये मत देखो, बॉडी काम क्या कर रही है ये देखो, और उस बेसिस पे डिसाइड करो कि ये फलानी बॉडी स्टेट है या स्टेट नहीं है। समझ में आया? तो प्लीज थम्स अप करिए प्लीज। बोर तो नहीं कर रहा? बोर कर रहा हो तो बता दो यार, चेंज कर देंगे मोड, किसी और तरीके से पढ़ा लेंगे आपको, ठीक है। अब आता है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 13 ये कहता है कि भाई ऐसा है कि जो भी कानून बनेगा ना वो फंडामेंटल राइट्स को के हिसाब से बनेगा, वो इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। 13 में ये ध्यान रखिए, यहाँ से हमको दो डॉक्ट्राइन्स मिलती हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी और दूसरी मिलती है डॉक्ट्राइन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, ठीक है। दो मिलती है। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे 1950 में पहुंच जाओ, हमने फिल्टर लगा दिया, ये 1950 है और ये 1950 के बाद का पोस्ट है। तो अब 1950 से पहले जो कानून थे वो कानून जो है हमारे ऊपर एप्लीकेबल तभी करेंगे जब वो फंडामेंटल राइट से फिल्टर होके इधर आ गए, ठीक है। अगर वो फंडामेंटल राइट से फिर अबाइड नहीं है तो वो पीछे रह जाएंगे। जो जो फंडामेंटल राइट से कंसिस्टेंट है वो आगे आता चला जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। जितना पार्ट फंडामेंटल राइट से कंसिस्टेंट है वो इधर आ जाओ पोस्ट 1950, और जितना नहीं है कंसिस्टेंट वो पीछे रह जाओ, ठीक है। तो वो पीछे रह गया, दिस इज कॉल्ड सेवरेबिलिटी। अगर वो फलाना प्रोविजन ऐसा है कि अलग नहीं किया जा सकता तो वो ऑल टुगेदर क्या हो जाएगा, पीछे रह जाएगा। ये होता है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स क्या है? अब डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे अप्लाई करता है, यानी कि जो लॉज पीछे रह गए थे, ठीक है, ये रह गए थे ना पीछे, ये खत्म नहीं हो गए, जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, ये पीछे रह गए लाइन में, ये फंडामेंटल राइट का पर्दा लग गया, ये पीछे रह गए। अब आगे बढ़ गए, लेट सपोज 2026 में हम आ चुके हैं, है ना, हम यहाँ पर हैं। यहाँ पर आके लेट सपोज कि पार्लियामेंट में कोई अमेंडमेंट किया किसी कानून में, और वो अमेंडमेंट की वजह से जो पीछे कानून रह गया था ना वो अब फंडामेंटल राइट से क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। तो जितना पोर्शन वो कंसिस्टेंट हो जाएगा उसको हम आगे ले आएंगे। तो ये हो गया एक्लिप्स, यानी कि एक्लिप्स मतलब शैडो आ जाना, यानी कि जो भी कानून थे प्री 1950 अगर वो फंडामेंटल राइट से कंसिस्टेंट नहीं थे तो उनके ऊपर पर्दा लग गया, शैडो आ गया फंडामेंटल राइट का, ठीक है। जब तक ये इससे कंसिस्टेंट नहीं होंगे तब तक ये आगे नहीं आएंगे, तब तक ये पीछे रहेंगे। तो ये जो शैडो लगा हुआ है दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। तो दो डॉक्ट्राइन्स हमको आर्टिकल 13 से मिलती हैं। 13 हमको ये कहता है कि जो भी कानून बनेगा, जो पहले का कानून था प्री 1950 वो अगर कंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से तो वो आगे आ जाओ। 1950 के बाद अगर कोई कानून बनाया जा रहा है तो वो भी फंडामेंटल राइट से कंसिस्टेंट ही होना चाहिए। अब देखो हमने अभी न्यू क्रिमिनल लॉज बनाए हैं तो वो सारे के सारे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये मतलब 1950 के बाद है, अभी तो बनाए हैं 2024 में, तो वो फंडामेंटल राइट से कंसिस्टेंट ही होने चाहिए। अगर उनका प्रोविजन कोई भी इनकंसिस्टेंट है तो फिर वो क्या हो जाएंगे, नल एंड वॉइड हो जाएंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएंगे। दिस इज व्हाट इज सेट गिवन इन आर्टिकल 13। इसके जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, भीकाजी नारायण दाकरा, ये जो है आपका सेवरेबिलिटी पर है, आपसे ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है सेवरेबिलिटी पे कौन सा केस है। आरएमडीसी जो है वो आपका एक्लिप्स पे है, ठीक है। ये दोनों केसेस आप याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 हमको राइट ऑफ इक्वालिटी देता है, ठीक है। अब इक्वालिटी का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी? यहाँ पर दो टर्म्स लिखे हुए हैं, एक तो मैं आपको बताऊंगी कि इक्वालिटी क्या होती है, दूसरा यहाँ पे दो टर्म्स है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। नेगेटिव है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ठीक है, और इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और ये हो गया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ तो नेगेटिव है,
और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमारा पॉजिटिव है। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, ये याद ध्यान रखने का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इक्वालिटी का मीनिंग क्या होता है? इक्वालिटी का मीनिंग ये नहीं होता कि सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो, हमारे पास जो है सबको बराबर बराबर बांट दो। सबको बराबर बराबर बांट देंगे, कैसे बांट सकते हैं? सब बराबर हैं क्या? जब सब बराबर नहीं है तो सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर दिया जाए? अगर क्लास में 3 बच्चे हैं, 3 में से तीनों के पास अलग अलग नंबर्स ऑफ टॉफ़ीज़ हैं, एक के पास 5 टॉफ़ी, एक के पास 10 टॉफ़ी, एक के पास 2 टॉफ़ी हैं। अब आपके पास लेट सपोज 5 टॉफ़ी हैं या 6 टॉफ़ीज़ हैं, तो आपने क्या सोचा, तीनों में दो दो दे देता हूँ तो मेरी इक्वालिटी हो जाएगी। कैसे इक्वालिटी हो जाएगी? एक के पास जब ऑलरेडी 10 टॉफ़ीज़ हैं तो आप उसको अगर 2 और दे दोगे तो वो तो और आगे पहुँच गया 12, और आपने 2 एक को दी, जिसके पास 5 थी तो उसके पास 7 आ गई, जिसके पास 2 थी उसकी हो गई 4, तो 4 7 12, ये तो इनइक्वालिटी अभी भी वहीं की वहीं रह गई। इक्वालिटी का मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं होता है। इक्वालिटी का मतलब होता है कि जिसके पास नहीं है उसको कुछ देना, सब्सटैंटिव इक्वालिटी होता है, अर्थमेटिक इक्वालिटी नहीं होता है। इसीलिए रिजर्वेशन हमारे अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हमारे देश में सब लोग इक्वल फुटिंग पर नहीं हैं। आज मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं कई तरीके की, लेकिन मेरे ही जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं, तो उन्हें वो अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग होते हैं उनको राशन पानी दिया जाता है। कोरोना के टाइम पर क्या हुआ था, साल भर तक सरकार ने फ्री राशन दिया था, मुझे तो नहीं मिला, तो क्या मैं ये कहूँ कि मेरे साथ इनइक्वालिटी हुई है? बिल्कुल भी नहीं, मेरे साथ इनइक्वालिटी नहीं हुई, क्योंकि मैं अपना राशन जो है का जुगाड़ कर सकती थी, क्योंकि मैं इतनी केपेबल थी। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उस टाइम पर खाने पीने का जुगाड़ नहीं कर सकते थे, तो उनको हेल्प करना बहुत ज़रूरी था। तो हम ये नहीं कह सकते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट इक्वालिटी, बल्कि सब्सटैंटिव इक्वालिटी मीन्स अ रियल इक्वालिटी। अब यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये होगा कि सब समान है और किसी को किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसी को किसी की तरह डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, इसलिए क्या हो गया, नेगेटिव टर्म। लेकिन दूसरा टर्म है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मीनिंग ये है कि भाई अगर सबको इक्वल ट्रीट तो किया जाएगा, लेकिन अगर लोग इनइक्वल हैं तो फिर उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। जैसे कि अगर मैं अपने उसमें, अब आज जो है ट्रांसजेंडर्स को हमने वो किया है, हमने उनको रिकॉग्नाइज़ किया, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, क्या ट्रांसजेंडर्स को रिकॉग्नाइज़ करने से बात पूरी हो गई? क्या आज भी वो दिखते हैं क्या स्कूल में? क्या वो कहीं जॉब्स पे दिखते हैं आपको? अभी भी वो फुटपाथ पे ही दिखते हैं। यानी कि दे नीड अपॉर्चुनिटीज़, दे नीड हेल्प। वो आपका हाथ चाहते हैं कि आप उनको अपलिफ्ट ऊपर करो, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है। दे आर नॉट एट पार विद अस। जो मुझे मिला है वो उन्हें नहीं मिला है, तो उन्हें जो नहीं मिला है उन्हें वो देना ही क्या है, इक्वालिटी है। तो मैं और वो एक साथ ट्रीट नहीं किए जा सकते। अगर किए जाएंगे दैन अल्टीमेटली वो इनइक्वालिटी ही अमाउंट करेगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि डिफरेंट लोग डिफरेंट क्लास फॉर्म करते हैं, ये अलग अलग तरीके, ये ट्रांसजेंडर हो गए लेट सपोज, ये बच्चे हो गए लेट सपोज, और ये फीमेल्स हो गई लेट सपोज, ये मेल्स हो गए लेट सपोज, ये सीनियर सिटीजन हो गए लेट सपोज। ठीक है, तो ये क्लास फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ये अलग अलग क्लास से लोग हैं और इन सब के लिए सेम तरीके के रूल्स नहीं हो सकते हैं। बच्चों के लिए पोक्सो बना है, अब आज लोग कहें, एडल्ट्स कहें भाई हमारे लिए क्यों नहीं बनाया पोक्सो, लेकिन बच्चों को अलग तरीके का ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है, इसलिए उनके लिए स्ट्रिक्टर कानून बनाए गए हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए गए हैं, क्योंकि दे नीड इट, दे कैन नॉट बी ट्रीटेड एट पार विद द एडल्ट्स। समझ में आया? तो 2 बातें हो रही हैं कि सब इक्वल हैं, लेकिन अगर अनइक्वल हैं तो उनको ट्रीटमेंट भी अनइक्वल ही मिलेगा। ठीक है, दिस इज व्हाट इज सेड टू बी अ इक्वालिटी, सब्सटैंटिव इक्वालिटी। इक्वालिटी डजंट मीन अर्थमेटिक इक्वालिटी। फाइन, समझ में आया? जिसको समझ में आया प्लीज थम्स अप कर दो यार। अब यहां से हमको 2 डॉक्ट्राइन्स फिर से मिलती हैं। एक तो मिलती है रीजनेबल क्लासिफिकेशन, और रीजनेबल क्लासिफिकेशन की डॉक्ट्राइन कुछ और नहीं है बल्कि यही है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि अगर क्लासेस फॉर्म हो रहे हैं तो फिर भाई हर क्लास को के हिसाब से उनको ट्रीटमेंट मिलेगा। दिस इज व्हाट इज सेड टू बी अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। और डॉक्ट्राइन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, आर्बिट्रेरीनेस का मतलब क्या हुआ कि भाई अगर कानून सही तरीके से सबको ट्रीट इक्वल नहीं कर रहा है,
ठीक है, तो फिर वो क्या होगा, आर्बिट्रेरीनेस आएगी, मतलब फिर वो इक्वालिटी नहीं होगी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट केस जो है आपका ईपी रोयप्पा है। ईपी रोयप्पा में आर्बिट्रेरीनेस वाला डॉक्ट्राइन दिया गया था। ठीक है, अब आपको एक मैं ऐसी केस का फैक्ट बताती हूँ। केस का फैक्ट ये है कि क्या हुआ कि एक लेडी थी जो एयर हॉस्टेस थी, शी वॉज वर्किंग, लेकिन बीच में क्या हुआ कि शी गॉट प्रेग्नेंट, कंसीव किया उसने बच्चे को, और उसके बाद जब उसने दोबारा से सोचा कि अब मैं दोबारा अपनी जॉब पर आ जाऊं, तो कंपनी वालों ने मना कर दिया उसको। क्यों? क्योंकि अब आप मदर हो, तो फिर अब आपको हम जॉब पर नहीं रख सकते हैं। तो वहाँ पे शी क्लेम कि मेरा फंडामेंटल राइट जो है वो वॉयलेट हुआ। एयर इंडिया का ही केस है, इसलिए वो स्टेट एयर इंडिया तब सरकार की थी ना, तो फिर वो स्टेट हुई। तो वहाँ पे कोर्ट ने कहा कि क्या आपने, जब आपने अपनी कंपनी में एक मैरिड विमेन को अपॉइंट किया है, तो आप उसके कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो मदरहुड बियर नहीं करेगी? ठीक है ना, तो ये तो आउटराइटली क्या है, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है। आप क्या कर रहे हो, आपके जो कानून है वो आर्बिट्रेरी है, रीजनेबल नहीं है। ठीक है, तो ये जब आप इनडिफरेंट ट्रीटमेंट करते हो, इक्वली किसी को ट्रीट नहीं करते हो, तो वहीं पे आर्बिट्रेरीनेस आती है। इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दोगे तो आर्बिट्रेरीनेस आएगी। दिस इज व्हाट इज सेड टू बी ईपी रोयप्पा केस में कहा गया था। अब मेनका गांधी केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे केस बनता है कि ट्रायंगल कहाँ, कौन से आर्टिकल्स में बना था? आर्टिकल 14, 19, 21, इन तीन का ट्रायंगल है, 14, 19, 21। ये याद रखिएगा, ये गोल्डन ट्रायंगल है यहाँ पर। फाइन, और ये कौन से केस में दिया गया था? मेनका गांधी केस में कहा गया था। यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि भाई इक्वालिटी का मतलब 21 से है बेसिकली ये रिलेटेड। 21 में इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि 14 में जो इक्वालिटी है और 19 में जो फ्रीडम्स दी गई हैं, ये सब एक साथ हैं, आप इनको अलग अलग नहीं कर सकते हो। अगर एक को भी अलग करोगे तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा, कोई ना कोई प्रिंसिपल जो है वो दब जाएगा। तो ये गोल्डन ट्रायंगल जो है वो यहाँ पर दिया गया था। फिर देखिए तीसरा है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अली सरकार। ये आपका क्लासिफिकेशन के लिए आप ले सकते हो, डॉक्ट्राइन ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए। यहाँ पर क्या हुआ कि वेस्ट बंगाल की सरकार एक कानून लेके आई कि भाई अगर किसी के साथ कोई ऑफेंस हुआ है ना, तो स्टेट जो है वो उसको क्या कर सकती है, फास्ट ट्रैक में डिसाइड करवा सकती है। अब ये चैलेंज हो गया कि भाई ये तो कानून जो है वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं है यहाँ पे। तो आपको लगेगा अपेरेंटली कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन तो है कि केस अगर फास्ट ट्रैक में जा रहा है तो अच्छी बात है ये तो, लेकिन यहाँ पर क्लासिफिकेशन तो क्या, पर रीजनेबल नहीं किया, क्योंकि स्टेट को एक ब्रॉड पावर दे दी। अब स्टेट के पास पावर है कि वो किसी का भी केस जो है फास्ट ट्रैक में भेज सकता है, लेकिन ये क्लासिफिकेशन कहाँ हुआ? ये तो इन जनरल हो गया, सरकार का कोई अपना करीबी है, किसी ने पैसे दिए तो उसका केस फास्ट ट्रैक में जा रहा है, मेरा वही मसला है लेकिन वो नॉर्मल केस में जा रहा है। तो यहाँ पे रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं था, इसलिए यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ये अल्टीमेटली आर्बिट्रेरी अमाउंट हो रहा है। तो यहाँ पे ये दिस इज अबाउट द रीजनेबल क्लासिफिकेशन, ईपी रोयप्पा फॉर आर्बिट्रेरीनेस। यहाँ पे एक लाइन आप और ऐड कर सकते हो, यहाँ पे क्या था, सॉन एनिमी करके एक लाइन थी, इक्वालिटी एंड आर्बिट्रेरीनेस आर सॉन एनिमी। ये लाइन कौन से केस में कही गई थी? दैट इज ईपी रोयप्पा केस में। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 14। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 भी इक्वालिटी का ही क्या है, स्पीसी है। मतलब आर्टिकल 14 इज अ जीनस, 15 इज अ स्पीसी। आर्टिकल 14 कहता है कि सबको इक्वली ट्रीट करो, लेकिन अगर लोग डिफरेंट क्लास में फॉल करते हैं तो उनका क्लासिफिकेशन आप कर सकते हो। अगर 14 कहता है दो बातें कहता है 14 कि सबको इक्वल ट्रीट करो, लेकिन इनडिफरेंट पीपल को इनडिफरेंटली ट्रीट करो, ये 14 कहता है। लेकिन 15 इसके आगे की बात कहता है। 15 कहता है कि इनडिफरेंट ट्रीट तो करो, लेकिन इन ग्राउंड्स पे इनडिफरेंट ट्रीट नहीं कर सकते हो। समझ में आई बात? फिर से बोलती हूँ कि 14 कहता है कि सब इक्वल हैं, लेकिन अगर इनडिफरेंट है तो इनडिफरेंटली उनको ट्रीट करो। लेकिन 15 क्या कहता है, इनडिफरेंटली ट्रीट तो कर सकते हो तुम, ठीक है, बच्चों को अलग ट्रीट कर लो, फीमेल्स को अलग ट्रीट कर लो, ट्रांसजेंडर्स को अलग ट्रीट कर लो, एलजीबीटी कम्युनिटी को अलग ट्रीट कर लो, वो तो समझ में आ गया। लेकिन इन ग्राउंड्स पर आप इनडिफरेंट ट्रीट नहीं कर सकते हो। 5 ग्राउंड्स है, याद रखिएगा, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ।
इन ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। 15 जो है जनरल डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है, मतलब कि ब्रॉड कैटेगरी है, किसी भी ग्राउंड पे, एनी ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है, कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है। समझ में आया? ये 5 ग्राउंड्स आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराई राजन, दिस इज अ वेरी लीडिंग केस, क्योंकि यहाँ से आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो है वो ऐड किया गया। यहाँ पर इस केस में सरकार एक नोटिफिकेशन के साथ आई कि भैया ऐसा है कि हम सबको एडमिशन देंगे लेकिन ब्राह्मण्स को नहीं देंगे। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली ब्राह्मण्स यानी रिलीजन के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, इसलिए कोर्ट ने कहा कि भाई ये ऑन द नेम ऑफ रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन है, तो फिर ये जो भी आपने नोटिफिकेशन निकाला एडमिशन का, ये आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। यहीं से फिर क्या हुआ, आर्टिकल 15 क्लॉज 4, इसके बाद क्या हुआ, ऐड किया गया, ठीक है, दिस वाज एडेड। ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1950 में, ठीक है। अब इसको गो कम्युनल के नाम से भी कहते हैं, इनका जो नोटिफिकेशन आया था ना उसको गो कम्युनल के नाम से भी कहा जाता है। फिर देखिए तो ये आया। अब 15(4) क्या कहता है, 15(4) कहता है कि भाई SC, BC, SC, ST इनके लिए सरकार क्या बना सकती है, स्पेशल प्रोविजन बना सकती है, ठीक है। तो ये 15 क्लॉज 4 है, यानी कि SC BC हो गए, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, SC ST के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकती है किसी भी एस्पेक्ट में, जैसे कि जो भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है कि भाई उनको किसी तरीके का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, स्कॉलरशिप निकाल दी। इट इज़ नॉट अबाउट ओनली रिजर्वेशन बट एनी काइंड ऑफ स्पेशल प्रोविजन विच मे इंक्लूड द रिजर्वेशन, फाइन। अब यहाँ पर दूसरा केस है इंद्र साहनी केस। यहाँ पर इन्होंने कहा इंद्र साहनी केस में, दिस इज अगेन लीडिंग केस, ये मैंने जितने भी केस लिखे हैं ये सब लीडिंग है, स्टार मार्क कर लीजिए, आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। इंद्र साहनी केस में ये कहा गया कि भाई ठीक है, रिजर्वेशन जो हमने 15 क्लॉज 4 में दिए हैं वो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन OBCs यानी SC BCs जो है ना वो OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस, वहाँ पे इन्होंने क्रीमी लेयर को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि OBCs में अगर किसी एक जनरेशन को रिजर्वेशन मिल गया है तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन को फिर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। दिस इज व्हाट इज सेड टू बी अ क्रीमी लेयर, ठीक है। दिस वाज इंट्रोड्यूस बाय द दिस इंद्र साहनी केस, ठीक है, 1992 में। फिर देखिए इसका रीसेंट केस है आपका जनहित अभियान यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि अभी 15 क्लॉज 6 भी ऐड किया गया 103rd अमेंडमेंट के साथ, ठीक है, और इसको चैलेंज किया गया था इस वाले केस में। यहाँ पर 15(6) में किसको रिजर्वेशन दिया जा रहा है, EWS को। EWS कौन है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वो है जो OBC नहीं है, जो SC ST नहीं है। तो इसी बात के लिए चैलेंज कर दिया गया कि भाई आप तो OBC SC ST को हटा के जो है आप रिजर्वेशन दे रहे हो, इकोनॉमिक बेसिस पर दे रहे हो आप। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरीज हैं, माना वो अनरिजर्व कैटेगरीज है, एक ब्राह्मण का बच्चा, ऐसा भी तो हो सकता है कि ब्राह्मण का बच्चा तो है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है पढ़ाने के लिए, उसके पास पैसा नहीं है अच्छी नौकरी पाने के लिए, तो उसको भी तो अपलिफ्टमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, तभी तो सब्सटैंटिव इक्वालिटी लाइज करेगी। तो इसीलिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वो है जो इकोनॉमिकली वीक है, SC ST OBC नहीं है, यहाँ पर एडिशनल 10% का रिजर्वेशन दिया गया, ठीक है। तो यही बात चैलेंज करी गई थी जनहित अभियान में, लेकिन कोर्ट ने कहा कि दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑन द सेम बेसिस सब्सटैंटिव इक्वालिटी, जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई ऐसे लोग भी तो हैं जो इकोनॉमिकली वीक हैं, सोशली वीक नहीं है, बैकवर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी वो इकोनॉमिकली वीक हैं, एजुकेशनली वीक नहीं है लेकिन इकोनॉमिकली वीक हैं, उनको भी तो अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो ऑन दिस ग्राउंड दिस वॉज हेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल। ये 2022 का ही केस है, रीसेंट केस है, आपको पता होना चाहिए। फिर आते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 भी 14 का क्या है, जीनस है। आर्टिकल 14, 15, 16 तीनों ही क्या कर रहे हैं, तीनों ही इक्वालिटी कर रहे हैं। 14 कहता है कि भाई सब इक्वल हैं लेकिन इनडिफरेंट को इनडिफरेंटली ट्रीट किया जाए। 15 कहता है इनडिफरेंटली ट्रीट तो करो लेकिन इन ग्राउंड्स रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ पर आप इनडिफरेंट ट्रीटमेंट नहीं करोगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, फाइन।
16 क्या कहता है कि एम्प्लॉयमेंट में क्या किया जा सकता है भाई, स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। मतलब सब 16 कहता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ये पहला क्लॉज है, ठीक है। पहला क्लॉज कहता है सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। 4 कहता है लेकिन रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, ठीक है, तो उनके लिए रिजर्वेशन मतलब SC STs के लिए रिजर्वेशन प्रमोशन में दिया गया है। तो सब सब्सटैंटिव इक्वालिटी कर रहे हैं। 15 कहता है इन ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेट मत करो। 16 कहता है कि एम्प्लॉयमेंट में सबको इक्वल ट्रीटमेंट दो। यहाँ से भी क्लासिफिकेशन आता है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन अगर अनइक्वल्स हैं तो फिर उनको अनइक्वल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, क्योंकि दैट इज वेयर लाइज सब्सटैंटिव इक्वालिटी। जैसे कि विमेंस के लिए रिजर्वेशन दे दिया, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दे दिया। आपके ये एक्स सर्विस मैन जो होते हैं, डिसेबल्ड लोग जो होते हैं, तो उनको एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन होता है। अगर आपने कोई नोटिफिकेशन देखा हो तो ठीक है, वो इंडिफरेंट है, तो इसलिए उनको इंडिफरेंटली ट्रीट करना चाहिए। अभी रिसेंटली अगर आप देखो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार में देखो भाई विमेंस का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, हाई कोर्ट में विमेंस का रिजर्वेशन बहुत कम है, तो हाई कोर्ट में आप विमेंस को लेकर आइए। तो रिप्रेजेंटेशन कम है यानी कि उनको अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है, तो उनके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन बना दिया जाए एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। तो जहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किसी की कम है उसको अगर हम थोड़ा सा सपोर्ट दें तो वो ऊपर आ जाएगा, उसकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगी, बाकी के लोग भी आने लग जाएंगे, तो अपलिफ्टमेंट होगा। जब हमारा काम सबको रोकना नहीं है, सबको मौका देना है, सब मौका मिलेगा तो सब ऊपर जाएंगे, एवरीबडी कम्स अप, फाइन, दिस इज व्हाट इज सेड टू बी अ रियल इक्वालिटी। तो 16 जो है वो एम्प्लॉयमेंट में कहता है कि भाई सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन अगेन यहाँ पे भी रीजनेबल क्लासिफिकेशन पॉसिबल है। यहाँ के केसेस देखिए, इंद्र साहनी केस में इसकी 50% की सीलिंग को फिक्स किया गया, कहा कि भाई रिजर्वेशन दिया जाएगा लेकिन 50% से ऊपर रिजर्वेशन जो है वो नहीं दिया जाएगा, ठीक है, 15% से ऊपर का रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, ये फिक्स कर दिया है। बाकी इन्होंने कहा था, बहुत सारी बातें कही थी। एक ये भी कहा था कि अगर रिजर्व कैटेगरी का पर्सन मेरिट्स पर सिलेक्ट होता है तो फिर वो अनरिजर्व की सीट में ही माना जाएगा, और मतलब अनरिजर्व वालों की एक सीट कम हो जाएगी रिजर्व वालों से, क्योंकि वो मेरिट पर हो गया। दिस वाज आल्सो हेल्ड इन इंद्र साहनी केस ओनली। 50% सीलिंग को याद रखिएगा। इसके साथ आप एक बालाजी केस भी याद कर सकते हो। बालाजी केस है, यहाँ पर भी सबसे पहले यहाँ पे 50% सीलिंग की बात करी गई थी, लेकिन एनएम थॉमस केस में कहा गया कि भाई ये 50% की जो सीलिंग है ना, ये सिर्फ मेयर कॉशन है, ऐसी कोई स्ट्रिक्ट फॉलो करने की नहीं है। लेकिन इंद्र साहनी केस में फिर उसके बाद कहा कि नहीं, 50% की सीलिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पर SC ST रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है वो वैलिड बताया गया, ठीक है। तो दीज आर द केसेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता ही होने चाहिए। फिर आता है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 जो है वो हमें बहुत सारे फ्रीडम्स की बात करता है, लिबर्टीज़ की बात करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको पता ही होगा फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम कुछ भी बोल सकते हैं। क्या आप सब कुछ बोल सकते हो? नहीं, आप सब कुछ नहीं बोल सकते हो। आप सब कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि ये फ्रीडम्स हमें मिली हैं, लेकिन दीज आर नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच यानी बोलना, ठीक है, स्पीच तो हो गया बोलना, लेकिन सिर्फ बोलने का अधिकार है नहीं, एक्सप्रेशन का भी। एक्सप्रेशन इज ब्रॉडर टर्म देन द स्पीच। एक्सप्रेशन कुड बी एनी, मैं अपनी कम्युनिकेशन बोल के भी कर सकती हूँ, लिख के भी कर सकती हूँ, जेस्चर के थ्रू भी कर सकती हूँ, डांस के थ्रू भी कर सकती हूँ, पेंटिंग के थ्रू भी कर सकती हूँ। तो बाय एनी मोड आई हैव फ्रीडम टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। द वेरी फ्रीडम मेक्स मी अ ह्यूमन। मेरे पास बीइंग एन ह्यूमन आई हैव एबिलिटी टू थिंक, एबिलिटी टू एक्सप्रेस, एबिलिटी टू स्पीच। अगर मेरा यही बंद कर दिया जाए, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, अफगानिस्तान जैसे कंट्रीज़ में जाओ तो वहाँ पे फीमेल्स को एकदम पर्दे में रखते हैं, उनके पास बोलने सोचने की कोई भी आज़ादी नहीं है। तो क्या वो इंसान हैं? नहीं। आपको भी ऐसे कर दिया जाए तो क्या आप इंसान बने रहोगे? नहीं। तो बोलने की आज़ादी, अपने आप को एक्सप्रेस करने की आज़ादी मेक्स यू अ वेरी ह्यूमन पर्सन। तो ये आज़ादी हमारे पास इस देश में है, लेकिन ये आज़ादी हमारे पास एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब कि अगर नेशनल सिक्योरिटी के लिए, मोरालिटी के ग्राउंड पर, पब्लिक ऑर्डर के ग्राउंड पर इसको रोका जा सकता है। अगर मेरे एक्सप्रेशन फ्रीडम, कंट्री की सोवरिटी को
हैम्पर करती है, फॉरेन रिलेशंस को हैम्पर करती है। चाइना, रशिया से हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है, लेकिन मैंने कुछ ऐसा बोला जिससे रशिया के साथ हमारे संबंध खराब हो जाए हमारे देश के, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में नहीं आएगा, वो एब्सोल्यूट नहीं, मतलब वो प्रोटेक्टेड नहीं है, वहाँ पे आई विल बी हेल्ड लाइबल। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे फ्रीडम्स दिए हुए हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पीसफुली असेंबल, अब स्पीच और एक्सप्रेस कर सकते हो, असेंबल भी तो हो गए, 4 लोगों से मिलोगे तभी तो अपनी बात करोगे, अकेले में थोड़ी ना बड़बड़ाते रहेंगे हम, ठीक है, अकेले में बड़बड़ाना थोड़ी ना होता है फ्रीडम, मतलब मैं अपने राइट को कैसे एक्सरसाइज, लिबर्टी को कैसे एक्सरसाइज करूंगी जब तक मेरे पास 4 लोग नहीं होंगे बात करने के लिए। और अब मैं आपको ये बता दूं, ये फ्रीडम्स हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दिस इंक्लूड्स साइलेंस ऑल्सो, मतलब मुझे जोर जबरदस्ती से बुलवाया नहीं जा सकता है, और मैं बोलूंगी, बात करूंगी तभी ना जब मेरे पास किसी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन होगी। अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो मैं बात कैसे करूंगी। आप पुराने ज़माने की औरतों को देखो, उनके पास कोई बात करने के लिए नहीं है। हमारी अगर बूढ़ी दादी है 80, 85, 90 ईयर्स की दादी है, तो उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है आज की तारीख की, उन्हें पता ही नहीं एआई क्या होता है, उन्हें पता ही नहीं है कि गूगल क्या होता है, उन्हें पता ही नहीं है कि व्हाट्सअप क्या होता है, तो वो बात कैसे करेंगी। तो जब तक आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तब तक आप बात कैसे करोगे। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन ऑल्सो विद इन दी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आता है, ठीक है। राइट टू रिमेन साइलेंट भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ही आता है। फाइन। असेंबल, भाई जब तक साथ में जोड़ोगे नहीं तो क्या अकेले बातें करोगे, तो असेंबली की भी हमारे पास फ्रीडम है। मूव, हम कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, कहीं पर भी हम अपना रेजिडेंस बना सकते हैं, हम कहीं पर भी अपने प्रोफेशन को फॉलो कर सकते हैं। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट ग्राउंड्स, आप इनको देख लीजिए। इसमें से फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो हटा दिया गया और अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी हमने इसलिए हटाया क्योंकि सरकार को डेवलपमेंट के लिए ज़मीनें चाहिए थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो तब बहुत बड़े बड़े ज़मींदार थे, अब एकड़ों में ज़मीन, मालूम पड़ा पूरी जयपुर की ज़मीन मेरी है, तो फिर यहाँ पे सड़कें कैसे बनेंगी, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी कैसे बनेंगे। तो सरकार को प्रॉपर्टी चाहिए थी डेवलपमेंट के लिए, लेकिन ज़मींदारों के पास सारी ज़मीनें थी, तो वहाँ फिर वो कहते थे कि भाई हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट कर दिया इन्होंने, हमारी ज़मीन ले ली। तो इसलिए डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर्टी के जो फंडामेंटल राइट था वो हमने अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया है, और यहाँ से फंडामेंटल राइट वो पहले था, अब वो नहीं है, ठीक है। फिर देखिए इसके इंपॉर्टेंट केस, रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, प्री सेंसरशिप जो है वो लगाया ने वो वॉयलेट करता है। फिर श्रेया सिंगल, यहाँ पे 66A ऑफ IT एक्ट जो है वो हटाया गया था। दिस अनुराधा भासन, इंटरनेट एक्सेस प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 19(1)(a)(g), ठीक है। तो ये इंटरनेट को हम ऐसे ही नहीं हटा सकते जब तक कि हमारे पास कोई मतलब ठोस रीज़न ना हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। आज मैं आर्टिकल 19 तक ही इसको कवर अप कर रही हूँ, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आपको अगर पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे, फिर हम MCQs को सॉल्व करेंगे। आपको अगर इन सेशंस में कुछ और तरीके का चाहिए कि मैम ऐसे नहीं, इनको इस तरीके से कंडक्ट कर लो, तो मैं उस तरीके से मॉडिफाई कर लूँगी। आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, आई एम हेयर फॉर यू पीपल। अगर आप पढ़ना चाहते तो मैं पढ़ाने के लिए रेडी हूँ। अपना कंटेंट में हमेशा क्रीमी ही रखती हूँ, और मैं आपको बीच बीच में एंटरटेन कराने के लिए नहीं खड़ी हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पढ़ाने के ही आदत है, और बीच बीच में आई सॉ मैनी यूट्यूबर्स, दे आप लोग को अट्रैक्ट करने के लिए बीच बीच में बातें भी करते रहते हैं, तो वो मेरे से थोड़ा सा आई हैव टू लर्न दिस हैबिट, वो थोड़ी सी कम है मेरे पास। पर हाँ, मैं अगर आपको 1 घंटा 2 घंटा जो भी पढ़ा रही हूँ, आई नो कि आप अगर इसे पढ़ोगे तो आपको उससे फ़ायदा 110% होगा। तो मेरा कंटेंट हमेशा क्रीमी ही रहेगा, आज भी था, कल भी होगा और आगे भी रहेगा। अगर आपको मेरे ये सेशन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए आप कमेंट्स करिए, उस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए लोगों के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्या होता है कि जो मेहनत होती है वो थोड़ी सी अप्रिशिएट होती है, तो और करने का मन करता है। तो इट इज़ यू हु कीप्स मी मोटिवेट। आप मेरे को मोटिवेट करते रहो, मैं आपके लिए अच्छा अच्छा आपको पढ़ाती रहूँगी, ठीक है। गिव एंड टेक है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल हियर, और एनी मॉडिफिकेशन इफ़ यू वांट, प्लीज़ लेट मी नो, आई विल मॉडिफाई माई लेक्चर्स अकॉर्डिंगली। अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम मेजर सब्जेक्ट्स और भी लेंगे, ऐसी यूनिट्स भी लेंगे जिसका कंटेंट आपको यूट्यूब पर कम मिलता है। लेकिन पहले कॉन्स्टिट्यूशन मैंने इसलिए पकड़ा क्योंकि इसके बिना आपका पेपर बिल्कुल भी नहीं निकलेगा,
ठीक है, चलिए भाई, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, है ना। और अपनी पढ़ाई करते हुए रहिए, और पेपर को क्रैक करना ही है हमको, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।